नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स के ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ 1.5 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे और आपने उसको अपनी फिर नोटबुक में कर भी लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो हमारा हरियाणा बोर्ड है उसके हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस बार का पेपर उठा लेना, जो सितंबर में हुआ था और जो जुलाई में हुआ था, उसके बीच में ये वाला जो क्वेश्चन था वो 3 नंबर का था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है। क्या कहता है, देखो आपसे, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आपको मालूम है जो ऊपर लिखा होता है वो अंश होता है और जो नीचे लिखा होता है वो हर होता है। हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखो आप यहां पे लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर हम लोगों ने हर का परिमेयकरण कर दिया। जब अकेला वर्गमूल में कोई भी चीज लिखी हो तो हर का परिमेयकरण क्या कहता है, उसी चीज से गुना कर देते हैं और उसी चीज से भाग कर देते हैं। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा और कट के उत्तर 1 आ जाएगा, तो वापस यही मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो फायदा क्या होगा, 1 की गुना वर्गमूल 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल 7 आएगा। वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से जब हम गुना करेंगे तो वर्गमूल 7 जो है वो 2 बार आ जाएगा, है ना। और हमने आपको सिखाया था वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और जो हमारा उत्तर है वो आ जाता है वर्गमूल 7/7, है ना। ऐसा हमारा उत्तर आएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर ऐसा करा ही क्यों है। जितनी भी ये वर्गमूल वाली चीज होती है ना, ऐसे हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम लोग इस वर्गमूल वाली चीज को कभी भी हर में नहीं रखते, हम उसको अंश में बदल देते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल वाली चीज को कभी भी हर में नहीं रखना, उसको अंश में बदलने के लिए हम लोगों को हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे हैं कि सर ने सीधा बताया नहीं, एक बार इसको देखो। अगर हम लिखते हैं वर्गमूल 7 की शक्ति 2, है ना, जो वर्गमूल होता है उस वर्गमूल का मतलब होता है शक्ति 1/2। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 की शक्ति 1/2 और गुणा में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो 7 की शक्ति 1। तो जो ये 7 की शक्ति 1 है, 7 की शक्ति 1 का मतलब क्या हुआ, 7 की शक्ति 1। तो वर्गमूल 7 की शक्ति 2 था, वर्ग से वर्गमूल कटेगा। जब वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो जो हमारा उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 7। बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चले आगे, ये समझ में आ गया। अगर 1/वर्गमूल 7 लिखा था तो वर्गमूल 7 से हम लोगों ने गुना कर दिया, वर्गमूल 7 से हमने भाग कर दिया। वर्गमूल 7 की गुना 1 से करेंगे तो वर्गमूल 7, यहां लिखेंगे तो वर्गमूल 7 का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो जो हमारा उत्तर आएगा वो वर्गमूल 7/7 आ जाएगा। ठीक है, और हमने आपको करके दिखा दिया कि वर्गमूल 7 की शक्ति 2 7 के बराबर कैसे होता है। ठीक है, इस पे चलते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, 1/वर्गमूल 7 और माइनस में क्या लिखा है, 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। अब इसका कैसे करते हैं, यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हम लोगों ने क्या किया, हर का परिमेयकरण कर दिया। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास हर में निशान लगा होता है उसके उल्टे वाले निशान से गुना करते हैं और उसके उल्टे वाले निशान से भाग करते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा है 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से गुना और वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से भाग। समझ गए, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से गुना और वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से भाग। अगर यहां प्लस का निशान होता तो माइनस वाले से गुना और माइनस वाले से भाग। समझ में आ गया मैंने क्या कहा। 1 की गुना इससे करेंगे तो भाई साहब बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। अब नीचे देखो, नीचे हमारे पास है a माइनस बी और ये हमारे पास है a प्लस बी। तो हमें अच्छे से मालूम है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a की शक्ति 2 माइनस में b की शक्ति 2। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 7 की शक्ति 2 माइनस में वर्गमूल 6 की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, इस वाले वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6
और नीचे लिखूंगा 7 माइनस 6। और आपको मालूम है 7 में से अगर 6 चला गया तो हमारा उत्तर 1 आएगा, और 1 को अगर मैं किसी भी चीज से भाग दे दूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। बड़ा ही आसान सा सरल सा सवाल है। जो भी यहां निशान लगा है इसके उल्टे वाले से गुना कर देना है और इसके उल्टे वाले से भाग कर देना है। किसी भी नंबर को 1 से गुना करो सेम आ जाता है। a माइनस बी ए प्लस बी हमें मालूम है, a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, तो a कौन है, वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 की शक्ति 2 माइनस है वर्गमूल 6 की शक्ति 2। वर्ग से वर्गमूल कटेगा, यहां भी वर्ग से वर्गमूल कटेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग दो सेम आता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बिल्कुल सेम अगले वाला सवाल अब ट्राई करो साथ साथ। क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर हम लोगों ने क्या किया, जो इसका हर है ना उस हर का परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने से फायदा क्या होगा, जैसा मैंने आपको सिखाया, जो भी हमारे पास संख्या लिखी है उसमें जो भी चिन्ह है उसके उल्टे वाले से गुना कर देना है और उसके उल्टे वाले से भाग कर देना है ना, क्योंकि यहां पे निशान किसका लगा है, प्लस का, तो माइनस वाले से गुना कर देंगे और माइनस वाले से भाग कर देंगे। अच्छा, ऐसा हो जाएगा। 1 को किसी भी संख्या से गुना कर दो, अगर मैं 1 को किसी भी संख्या से गुना करूंगा तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 सेम टू सेम आएगी। और नीचे तो फिर से वही आ गया, a जमा b, इसको देखूंगा तो a माइनस b बराबर है a की शक्ति 2 माइनस में b की शक्ति 2, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या आएगा, वर्गमूल 5 की शक्ति 2 माइनस में वर्गमूल 2 की शक्ति 2। ठीक है, वर्गमूल 5 की शक्ति 2 माइनस में वर्गमूल 2 की शक्ति 2, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, इस वाले वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो वर्गमूल 5 माइनस का वर्गमूल 2 बटे में 5 माइनस 2। ठीक है, अब हमें मालूम है 5 में से 2 को घटा दे तो उत्तर कितना आता है, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 5 माइनस का वर्गमूल 2 बटे में 3, तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में 3 हमारा उत्तर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 1 बटे वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2, हम लोगों ने हर का परिमेयकरण कर दिया, इसके अपोजिट वाले से गुना अपोजिट वाले से भाग कर दिया। 1 की गुना किसी भी चीज से करो सेम टू सेम आएगा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे, a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 5 में से 2 गया 3, तो वर्गमूल 5 माइनस का वर्गमूल 2 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं लास्ट वाले के ऊपर, 1 बटे वर्गमूल 7 माइनस 2। आप बोलोगे सर इसमें 1 पे तो वर्गमूल है दूसरे पे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी चल जाएगा। वही प्रोसीजर करना है। क्या लिखोगे, यहां लिख देना हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं, आप उससे नीचे लिखना है, हर का परिमेयकरण करने पर। उससे क्या हो जाएगा, जो भी लिखा है उसके उल्टे वाली है ना, माइनस का निशान है तो किससे गुना करेंगे, अगर माइनस का निशान है तो प्लस वाले से गुना करेंगे और प्लस वाले से भाग करेंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुना करो भाई साहब सेम टू सेम आ जाती है, वर्गमूल 7 जमा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो a माइनस बी, इसको लिखेंगे a प्लस बी, तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 ना, जब पैदा होते ही सिखा देते हैं a जमा बी a माइनस बी, पता है a की शक्ति 2 माइनस बी की, लगाओ ना इसमें। जब हम इसमें लगाएंगे तो वर्गमूल 7 की शक्ति 2 माइनस में 2 की शक्ति 2। अब आप कहोगे सर इसमें तो वर्गमूल है, इसमें नहीं है, अच्छी बात है, वर्गमूल से तो मुक्ति मिलती है, बढ़िया है। देखो वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या आएगा, वर्गमूल 7 जमा 2 बटे में, इसको लिखूंगा 7 माइनस 4, तो ये हमारे पास आएगा वर्गमूल 7 जमा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। ये चारों के चारों पार्ट जो है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक सवाल आपको पेपर में 2 या 3 नंबर का देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले में अगर अकेला हो तो सेम वाले से गुना सेम वाले से भाग, अगर जो भी साइन लिखा होता है 2 हो, चाहे दोनों वर्गमूल के बीच में हो या एक वर्गमूल के बीच में हो, तो जो भी साइन लिखा होता है उसके उल्टे से, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, यहां माइनस था तो प्लस से। उसके बाद फिर हमने ये तीनों में यही फॉर्मूला लगाया, a प्लस का b a माइनस का b, हमें सिखाया था a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए फिर आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है। आपको याद हो गया कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर है सी बटे डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाहता है। यह आपसे कहना चाहता है कि हमारे पास ना एक वृत्त है, आपको मालूम है वृत्त का केंद्र होता है। इस वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली एक ऐसी रेखा जो वृत्त पर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसका मतलब जो सीडी है वो वृत्त का क्या है, व्यास। तो आप कह सकते हैं जो सीडी है वो वृत्त का व्यास है। फिर आपको यह भी मालूम है कि अगर मैं व्यास का आधा कर देता हूं तो मुझे क्या मिलती है, त्रिज्या। हम ऐसा लिख सकते हैं जो आर होगा, आर वो डी बटे 2 के बराबर होगा, सबको मालूम है। फिर यहां से लेके हम इस वृत्त के ऊपर ऊपर चलते हैं सारा का सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। तो आपसे कहता है जो वृत्त की परिधि है उस वृत्त की परिधि को हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से, और जो वृत्त का व्यास है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। फिर आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है पाई को हमने सी बटे डी के रूप में लिखा। जो पाई होता है ना पाई, उसको सी बटे डी के रूप में लिख सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सी होता है वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर के बराबर होती है, और जो व्यास है वो 2 आर के बराबर होता है। कट के जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। समझ में आता है। अब आपसे क्या कहता है, जो पाई है उसको यहां पे हम लोग पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जो नीचे वाली चीज है वो 0 भी नहीं है, तो कहने का मतलब है जो इसकी ये वाली साइड है ना, राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड हम लोगों को परिमेय संख्या प्रतीत हो रही है, परिमेय संख्या प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये परिमेय संख्या प्रतीत हो रही है। और जबकि हमने आपको सिखाया था कि जो पाई है ना, पाई वो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा बताया था। क्यों? क्योंकि जब हम पाई का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो पाई का दशमलव प्रसार ना तो खत्म होता ना तो रिपीट करता, इसलिए हमने आपको समझाया था कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई, यहां तो हमें परिमेय संख्या नजर आ रहा है और ये अपरिमेय संख्या है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तब आपको बताना है कि ऐसी विरोध की स्थिति का, ऐसी अंतर विरोध की स्थिति का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। चलो हम अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करना कैसे है, देखो ये हमारे पास ना एक वृत्त है, हम लोगों को इस वृत्त की परिधि को मापना है, हम लोगों को इस वृत्त की परिधि को मापना है। तो आप कैसे मापोगे, आप स्केल लोगे, यहां रखा, पहले इतना माप लिया, फिर स्केल लेके यहां रखा, इतना माप लिया, फिर स्केल लेके यहां तक रखा, इतना माप लिया। कहने वाला छोटा 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 पोर्शन करके और हमने इस वृत्त की परिधि को स्केल से नाप लिया, सही है। या फिर आप क्या करोगे, धागा लेके आओगे, धागे को यहां पे रखोगे और इसके चारों तरफ लपेट दोगे, और लपेटने के बाद उतना काट लोगे और उसको स्केल के ऊपर रख के मेजर कर लोगे। लेकिन जब हम लोग स्केल से इसकी परिधि को नापते हैं, जब हम लोग स्केल से इसकी परिधि को नापते हैं या धागे से इसकी परिधि को नापते हैं या हम कोई भी युक्ति लगा के इसकी परिधि को नापते हैं, तो हम लोगों को जो परिधि का मान प्राप्त होता है वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं होता है ना। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने आपसे ये कहा कि एक वृत्त की परिधि को, एक वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या को आप 1 सेंटीमीटर ले लो। कहने का मतलब है जो उसका व्यास है वो कितना होगा, डबल 2 सेंटीमीटर होगा। हमने आपसे बोला आप वृत्त की परिधि निकाल लो, तो जब आप वृत्त की परिधि निकालते हो तो वृत्त की परिधि हमारे पास निकल के आती है, कितनी आती है, 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इसको स्केल से मापते हैं तो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आता, क्योंकि स्केल इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट तो दे नहीं सकता। आप उसके अलावा और कोई डिवाइस लेके उससे मापने की कोशिश करो। एक्चुअली में जब हम लोग इसकी परिधि को मापते हैं तो इसकी परिधि 6.28 डैश 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 समथिंग आती है। कहने का मतलब इस जो वृत्त की परिधि है उसका जो दशमलव प्रसार है, उसका दशमलव प्रसार ना तो कभी रुकता है और ना ही कभी रिपीट होता है। तो हम कहते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी है।
अनावर्ती है, ना तो रुकता है और ना ही रिपीट करता है। समझ में आ गया? ऐसे आप एग्जांपल दे लो, जैसे हमने आपसे बोला डी का मान 4 ले लो। अगर मैंने डी का मान 4 लिया तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान 2 आ जाएगा। तो सी हम लोगों को 12.56 सेंटीमीटर लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली में सी का मान 12.56 नहीं है, 12.56 से भी आगे जा रहा है। तो कहने का मतलब जो ये सी हमारे पास है, सी हमारे पास इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार भी ना तो रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब है जो सी हम लोगों को कैसा दिख रहा था? परिमेय संख्या दिख रहा था, वो एक्चुअली में क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसकी वजह से जो ये अपरिमेय संख्या, जो हमें परिमेय संख्या दिख रही है, वो परिमेय नहीं है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? तो इसको लिखना कैसे है? आप यहां लिखोगे कोई भी अंतर विरोध नहीं है, कोई भी अंत विरोध नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी अंत विरोध नहीं है। ठीक है, इस स्थिति का कोई भी अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम स्केल या किसी अन्य युक्ति से, जब हम किसी स्केल या किसी अन्य युक्ति से C या D का मान निकालते हैं, C या D का मान निकालते हैं, C या D का मान निकालते हैं, तो हम लोगों को सैनिकट परिमेय मान प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को सैनिकट परिमेय मान प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है जो परिमेय संख्या है ना, वो उसके सैनिकट हम लोगों को मान प्राप्त होते हैं। अतः सी या डी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसलिए जो सी या डी है वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अतः इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हमारे पास पाई है ना, पाई वो कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से है। आप ये मत घबराना कि ये कैसे निकालना है, ये 2 पाई आर वाले फॉर्मूले से निकालना है, उससे हम निकाल सकते हैं। हालांकि नहीं भी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपसे क्या कहा? जब हम पाई निकालते हैं तो परिधि को व्यास से भाग करते हैं। जब हम लोग वृत्त की परिधि निकालने की कोशिश करते हैं, तो चाहे आप स्केल ले लो, चाहे आप धागा ले लो, चाहे कोई और युक्ति लगा लो, उससे हम लोग जब इस वृत्त की परिधि को नापते हैं तो हम लोगों को एक्यूरेट मान नहीं मिलता, बिल्कुल पास का मान मिलता है, जो परिमेय संख्या के बिल्कुल आसपास है। ठीक है, और एक्चुअल में क्या होता है? जो वृत्त की परिधि है उसका जो दशमलव प्रसार है, उसका दशमलव प्रसार ना तो रुकता है और ना ही रिपीट करता है। तो कहने का मतलब या तो सी या फिर डी या फिर दोनों के दोनों का जो दशमलव प्रसार है वो ना तो रुकता है और ना ही रिपीट करता है। तो हम कह सकते हैं या तो सी या तो डी या तो दोनों की दोनों अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब जो चीज हम लोगों को परिमेय संख्या नजर आ रही थी वो परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां भी अपरिमेय संख्या और यहां भी अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम अपने अंतर विरोध का निराकरण कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है? तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में आने की पूरी संभावना है। आपसे कहते हैं संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पे हम लोगों को वर्गमूल 9.3 को दर्शाना है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, फिर मैं इसकी जांच भी करके दिखाऊंगा कि हमने इसको कैसे किया। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यह देखना है वर्गमूल के बीच में क्या लिखा है। बोलिए वर्गमूल के बीच में क्या लिखा है? 9.3। तो आपको अपना स्केल लेना है। हमने स्केल लिया और स्केल से 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन लगा लेनी है। मैंने क्या किया? फुट्टा लिया, स्केल लिया और स्केल की सहायता से 9.3 है ना, इसको हमने नाम दे दिया A, और ये हमारे पास आ गया B, और ये हमारे पास कितना है? 9.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने स्केल लिया,
स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहां स्केल रखना है, 1 सेंटीमीटर मुझे इसको आगे बढ़ा देना है, 1 सेंटीमीटर मुझे इसको आगे बढ़ा देना है। अब आप पूछोगे सर 1 सेंटीमीटर क्यों बढ़ाया, ये इसका वर्किंग है जिसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल पहले आप ये सीखे कि इसको बनाते कैसे। सबसे पहले हमने स्केल लिया, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई, उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं ए से लेके सी तक मेरे पास कितना हो गया, ये 9.3 था और ये 1 था। 9.3 में अगर मैं 1 को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एसी रेखा का लंब समद्वि भाजक खींचना है। इस एसी रेखा का लंब समद्वि भाजक वो कैसे खींचते हैं, देखो ए से लेके सी तक कितना है, ए से लेके सी तक 10.3 है। मैंने इसको 2 से भाग कर दिया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ऐसा बनेगा 5.15। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट लगाऊं तो 5.2 है। अब आपको क्या करना है, 5.2 या 5.2 से थोड़ी सी ज्यादा प्रकार खोलनी है, समझ गए। 5.2 से थोड़ी सी ज्यादा, चलो आप 6 लिख लो, 6 सेंटीमीटर आप लोगों ने प्रकार खोल लिया। ठीक है, ऐसा रखोगे ना स्केल पे, ऐसे रखे और 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद एक बार ए पे रखेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। फिर हम लोगों ने सी पे रखा, ऐसे नीचे भी लगा लो बेशक, ए ऐसे लगेगा। फिर हमने सी पे प्रकार रखा, सी पे प्रकार रखे और आप उसको ऐसे काट दोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एसी रेखा का लंब समद्वि भाजक खींच दिया जो इसको ओ पे काटता है। समझ में आ गया, मैं दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर एक रेखा खींची स्केल से, उसको 1 सेंटीमीटर हमने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 10.3 हो गया, 10.3 का आधा किया, 5.15, अप्रोक्सीमेटली 5.2 है। या तो आप 5.2 ले लो या 5.2 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, हमने थोड़ा सा ज्यादा 6 सेंटीमीटर प्रकार को लिया। अगर आप 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 कुछ भी ले लोगे तो गलत नहीं है। तो एक बार ए से रखे ऊपर नीचे चाप लगाई और एक बार सी से रखे ऊपर नीचे चाप लगाई, जो कि एसी रेखा को ओ पर मिलता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ पे प्रकार रखेंगे ऐसे करके, और ओ पे प्रकार रख के उसको ए के बराबर खोलेंगे। हमने ओ पे प्रकार रखा और प्रकार खोल दिया ए तक। अब यहां पे रख के हम लोगों को ऐसे एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, एक अर्धवृत्त बनेगा और वो 100% गारंटी है कि ए और सी के बीच में से जाएगा, क्योंकि हमने ओ को केंद्र मान रखा है। ओ ए त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है। एक वृत्त में, एक अर्धवृत्त में जितनी भी त्रिज्या होती है सारी बराबर होती है। तो कहने का मतलब हमने क्या किया था, सबसे पहले लंब समद्वि भाजक खींचा, लंब समद्वि भाजक इसको आके ओ पे मिलता है, ओ मध्य बिंदु है, ओ को पकड़ा, प्रकार रखी, ए के बराबर खोला और ऐसे करके एक वृत्त खींच लिया। ये वाला वृत्त जो है, ये वाला वृत्त ए और सी के बीच में से होके जाएगा। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये 90 डिग्री का कोण आप प्रकार से भी बना सकते हो, डी से भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए जो कोण प्रकार से बन सकता है उसको प्रकार से बनाइए, डी से बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां प्रकार रखी, इस तरीके से खोला, यहां रखेंगे, एक चाप 60 की लगेगी, यहां रखेंगे 120 की लगेगी, यहां से लगेंगे और यहां से लगाएंगे। तो यहां से लगाने के बाद आप लगा लो, है ना, ए बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो यहां से लगाने के बाद ये जो इस अर्धवृत्त को डी पे काटेगा। ठीक है, ये जो है ना, ये इस अर्धवृत्त को कहां काटेगा, डी पे। और आप ध्यान रखना, जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा होता है। समझ गए, जो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा है। तो ये 90 डिग्री का कोण जो है, ये इस अर्धवृत्त को डी पे काटता है। अब आपको क्या करना है, अब हम आपको कह रहे हैं कि ये जो बीडी हमारे पास निकल के है ना, ये बीडी हमारे पास, ये जो बीडी हमारे पास है, ये वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब इसको दिखाना कैसे है, आप लोगों को बी के ऊपर प्रकार रखनी, क्या करेंगे, बी पे प्रकार रखेंगे और डी के बराबर खोल देंगे।
बी के ऊपर प्रकार रखे, डी के बराबर खोलेंगे और ऐसे करते हुए एक चाप लगाएंगे, ठीक है। ए ऐसे करते हुए, ये इसके अंदर भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है, अब देख लेना जैसे भी होगा। तो हमने क्या किया, ए ऐसे करके चाप लगा दी, तो ये बिंदु आ गया क्या, पी आ गया, ठीक है। हमने बी पे प्रकार रखी, डी के बराबर खोली और ऐसे करके एक चाप लगा दिया। ये चाप इस रेखा को पी पर काटता है, और अगर ये पी पे काटता है तो आप लिख देना पी बिंदु संख्या रेखा पर, पी बिंदु संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको करके दिखाना है, बिल्कुल सरल आसान है। देखो सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, 10.3 आ गया। 10.3 का आधा किया 5.2, 5.2 या उससे थोड़ा सा ज्यादा 6 खोल लिया हमने, यहां पे रखे ऊपर नीचे चाप लगाई, सी पे रखे ऊपर नीचे चाप लगाई, ये इसको ओ पे मिलेगा। ओ पे प्रकार रखी, ए के बराबर खोली, एक अर्धवृत्त बना दिया, ये अर्धवृत्त ए और सी दोनों के बीच में से जाएगा, ये अर्धवृत्त ए और सी दोनों के बीच में से जाएगा। बी के ऊपर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया जो अर्धवृत्त को डी पे काटता है, समझ गए। अब आपने क्या करा, बी पे प्रकार रखनी है, डी के बराबर खोलनी है और एक चाप नीचे की तरफ लगा देनी है। ये वाली चाप इस रेखा को जहां पर भी काटेगी वो बिंदु संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को दर्शाएगा, समझ गए। ये तो है पेपर में आए तो हमें कैसे करना है, प्रकार पेंसिल से आप बना के देखना, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आसान है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अलग से मैं बैठ के वीडियो बना दूंगा उसके अंदर और आपको सही तरीके से प्रकार पेंसिल से भी बना के दिखा देंगे, क्योंकि प्रकार पेंसिल तो मैं बोर्ड पे ला नहीं सकता, इतना बड़ा तो होता नहीं है ना, तो कॉपी पे उसका वीडियो बना के दिखा देंगे, वैसे तो बन जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो, ठीक है। अब हम आपको यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बीडी है ना, ये वर्गमूल 9.3 को कैसे प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये जो बीडी है, ये बीडी वर्गमूल 9.3 को प्रदर्शित, हम कैसे करेंगे कि जो बीडी है वो वर्गमूल 9.3 है, तो इसकी जांच करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो जांच है वो हम लोग कैसे करेंगे, मान लो जो भी हम लोगों को दिखाना है वो वर्गमूल x की फॉर्म का है। जैसे हमने मान लिया कि जो 9.3 है, 9.3 हमारे पास वर्गमूल x के बराबर है ना, हमने ऐसा मान लिया कि जो वर्गमूल 9.3 है वो वर्गमूल x के बराबर है, जो भी लिखा होगा उसको x मान लेंगे सिर्फ दिखाने के लिए, सही है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका मतलब a से लेके b तक जो भी मान है वो सारा का सारा कितना है, x सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर आगे है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ a से लेके c तक टोटल कितना है, तो आप बोलते हो सर a से लेके c तक टोटल x जमा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा a b जो है वो x सेंटीमीटर है, जो b c है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो a c हमारे पास है वो x जमा 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है, तो जो OA है और जो OC है वो तो बराबर होगा, जो OA है और जो OC है वो बराबर होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो हमने आपसे कहा कोई चीज 4 सेंटीमीटर की है और हमने कहा कि आप ना उसको 2 बराबर भागों में तोड़ दो, आधा इधर आधा इधर, तो आप क्या करते हो, 4/2 तोड़ेंगे तो 2, तो आप ये बोलते हो कि सर ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो कहने का जो भी है उसको आधा आधा कर दो, तो कहने का ये x जमा 1 है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है वो कितनी आएगी, x जमा 1/2, और जो ये वाली चीज है वो भी कितनी आएगी, x जमा 1/2 सेंटीमीटर। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई समस्या ही नहीं है इसके बीच में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले को इससे मिला दो, तो आपको दिख रहा होगा एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को उठाकर मैं यहां ले आता हूं, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज को उठा के मैं यहां ले आता हूं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये हमारे पास O है, ये हमारे पास D है, ये हमारे पास B है। हमारा मेन टारगेट है BD निकालना, समझ में आ गया ना। तो OA OC के बराबर था और x जमा 1/2 का आधा था, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत हो। अब देखो आपको मालूम है अगर मैं कुछ समय के लिए इसको नीचे ऐसे करके वृत्त बना दूं, तो आप मुझे ये देख के बताओ इस वृत्त में
जो ओ ए है वो क्या है, त्रिज्या, जो ओ सी है वो क्या है, त्रिज्या, और जो ओ डी है वो भी क्या है, त्रिज्या, क्योंकि वृत्त के केंद्र को किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो इसका मतलब जो ओडी है वो भी क्या है, त्रिज्या। तो किसके बराबर होगी, ओ ए, और किसके बराबर होगी, ओ सी। तो आप इसको यहां लिख सकते हो कि जो ये वाली चीज हमारे पास है वो x जमा 1/2 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ओ डी, ओ ए और ओ सी सब बराबर है x जमा 1/2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब मेरा मेन मोटिव रह गया क्या निकालना, मेरा मेन मोटिव रह गया ओबी निकालना। अब मैं ओबी निकालना चाहता हूं। ओबी कैसे निकलेगा, देखो यहां से लेके यहां तक मान कितना था, x जमा 1/2। अगर मैं इस x जमा 1/2 में से ये घटा दूं तो ये निकल आएगा। तो ओबी का मान आएगा x जमा 1/2 और -1। तो हम लोगों ने इसका लघुत्तम ले लिया, तो ये हमारे पास आएगा x जमा 1 - 2, x - 1/2। तो इसका ये वाला मान कितना आ गया, x - 1/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है x जमा 1/2, ये हमारे पास है x - 1/2। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, ये निकालना है। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता है, तो आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, नहीं तो 8वीं क्लास में भी आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा में लंब की शक्ति 2। ठीक है, कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। अब कर्ण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होता है। तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने कौन है, x + 1/2 का वर्ग। आधार कौन है, ओबी, ओबी कितना है, x - 1/2 का वर्ग। और लंब कौन है, लंब बी डी है, तो बी डी का वर्ग। सही है, अब इसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा बोलो, x जमा 1 का वर्ग बटे में 4। इसको इधर लेके आऊंगा तो x - 1 का वर्ग बटे में 4। तो किसके बराबर आएगा, बी डी की शक्ति 2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आप इसका वर्ग खोल लो। जब हम इसका वर्ग खोलेंगे तो a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा 2 गुना a गुना b। इसको खोलिए, क्या बनेगा, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 गुना 2 गुना a गुना b। तो ये बनेगा बी डी की शक्ति 2। सही है, तो जब आप इसको खोलोगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी डी की शक्ति 2 बराबर क्या आएगा, x की शक्ति 2 जमा 1 जमा 2x। जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, x की 2 माइनस का 1 जमा में 2x बटे में 4। x की 2 प्लस का 1 माइनस का, तो बी डी की शक्ति 2 क्या आएगा, 4x बटे 4 कट गया तो x आ गया। तो जो बी डी हमारे पास है वो क्या आएगा, वर्गमूल x, क्योंकि जब हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान आ जाता है। जब वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान आ जाता है। ठीक है, ये जो जांच है ना, ये जांच आपको करके नहीं दिखानी, पेपर में आएगी तो आपको नहीं करके दिखानी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों हुआ। दोबारा से देखो, a से लेके c तक हमारे पास x जमा 1 हो गया, क्योंकि ओ ए त्रिज्या है तो ये x जमा 1/2 और ये वाला माप भी x जमा 1/2। ओ ए भी त्रिज्या है, ओ डी भी त्रिज्या है और ओ सी भी त्रिज्या है, तो तीनों बराबर होंगे। तो ये x + 1/2, ये x + 1/2, ये x + 1/2। अब मेरा इंटरेस्ट है ओबी निकालने में। ओबी कैसे निकलेगा, जब मैं इस पूरे में से 1 सेंटीमीटर को घटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो x जमा 1/2 और माइनस का क्या आ गया, 1। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो x - 1/2, तो ये वाला मान आ गया x - 1/2, ये आ गया x जमा 1/2। तो ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में मुझे लंब निकालना है। तो कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। तो हमने इसको लिख दिया बी डी की शक्ति 2। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, a जमा b का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, a का वर्ग b का वर्ग -2ab। जब इस माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो निशान बदल जाएंगे। तो x की शक्ति 2 जमा 1 जमा 2x
माइनस में x की शक्ति 2 माइनस का 1 जमा में 2x, तो कट गया 4x बटे 4 कट के x आ गया, तो BD का मान वर्गमूल x आ गया। इसका मतलब वर्गमूल 9.3 जो है वो BD को दिखाता है, जो संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, P को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये जांच आप कॉपी में करना चाहते हैं कर लेना, एग्जाम में आपको नहीं करके दिखानी, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकार पेंसिल से ये बना के दिखाना है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो बता देना, कोई बात नहीं, दोबारा से करा देंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 थी वो खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे 1.6 के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नकली से एक्सरसाइज 1.6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।